अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत प्रेशर में है और कब ऐसा हुआ है कि जो हुकूमत कर रहा हो वो प्रेशर में ना हो। यकीनन बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों का प्रेशर सिचुएशन में मुकाबला करते हुए उनका कोई ना कोई हल निकालना होता है। मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर सबसे ज़्यादा जब हुकूमत बनाई या हुकूमत कायम हुई तो उस वक्त ये था कि कीमतों में इजाफा करना है, लेकिन कब करना है और क्या ये महंगाई अपने सर लेनी है या नहीं लेनी है। बहरहाल उसमें काफ़ी वक्त गुजार दिया और फिर उसके बाद जब फैसला हुआ तो एक दफ़ा इजाफा हुआ पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में, फिर दूसरी मरतबा हुआ, फिर तीसरी मरतबा हुआ और मज़ीद भी होना बाकी है। साथ ही साथ बिजली की लोड शेडिंग जो मौजूदा हुकूमत के क़याम से पहले हम देख रहे थे कि ना होने के बराबर थी। गुज़श्ता साल भी गर्मियाँ आईं। चलें, अगर कहते हैं कि इस साल गर्मी ज़्यादा है तो पिछले साल कोई 2-3 डिग्री कम होगी, लेकिन गर्मी तो पिछले साल भी थी, गर्मियों में गर्मी होनी है। और साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का इशू भी था और पिछले साल माह रमज़ान में भी लोगों को कोई बिजली की लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ा और पुरसुकून माह रमज़ान रहा। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट जैसे ही इत्तेहादियों की कायम हुई उसके बाद हमने देखा कि लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने आकर टेलीविज़न पर यह कहा कि 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं तो लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ रही है और अभी तक उस पर काबू पाते हुए गवर्नमेंट दिखाई भी नहीं दे रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने, वफाकी वजीर हैं, उनका भी कहना था जी लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई। इस तरह के बयानात पहले भी जो भी कोई हुकूमत में होता है वो बयानात देते हैं, तसल्ली दी जाती है और आज भी हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर मुझे याद है कि जब राजा परवेज़ अशरफ साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो 2008 में इसी तरह हमें तसल्लियाँ दिया करते थे, तारीखें दिया करते थे और फिर वो तारीखें गुजर जाती थी और लोड शेडिंग चलती रहती थी। और आज भी हम वहीं पर खड़े हैं कि जी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन मुतासर हो रही है, तो हम इन मसाइल को हल क्यों नहीं कर पाए, कौन इन मसाइल को हल कर पाएगा। और अब चूंकि डिमांड ज़्यादा है तो उसका हल ये निकाला गया है। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने किया, फिर कल पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया कि बाजार मार्केटें रात को जल्दी 9 बजे बंद कर दी जाएंगी और इसी तरह जो दीगर और रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, उनको भी रात को 11 बजे सिंध में और पंजाब में 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। क्या ये मसले का हल है कि आप हमारी जो मईशत पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही है उसमें ये तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ इनको आप महदूद कर दें और जब कारोबारी सरगर्मियाँ चल भी रही होती हैं तो उस वक्त भी लोड शेडिंग बहुत होती है और जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर बिजली इस्तेमाल जो की जा रही होती है वो महंगे रेट पर इस्तेमाल की जा रही होती है। कमर्शियल मीटर्स लगे होते हैं, डोमेस्टिक मीटर्स में यकीनन रेट कम है, कमर्शियल का रेट ज़्यादा है, ऑफ पीक है, पीक आवर्स हैं, जनरेटर्स का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो परेशानियां अपनी जगह और फिर इस तरह की बंदिशें भी अब सामने आ रही हैं। हुकूमत जिस पर इमरान खान साहब ने तनकीद की जब से ये हुकूमत कायम हुई और अब तक तनकीद कर रहे हैं और आज ये महंगाई और लोड शेडिंग को लेकर एहतजाज की कॉल भी दी गई है पूरे मुल्क में। अब इस एहतजाज की कॉल को देखना है कि इसमें क्या कोई नया ऐलान खान साहब की तरफ से होता है या नहीं होता है। और फाटफ वाला मामला कि जिस पर हमें ग्रे लिस्ट से निकाले जाने की इतला है, इस पर हर कोई क्रेडिट ले रहा है, तो असल में क्रेडिट किसका है? क्या मौजूदा हुकूमत के भी कोई इसमें रोल रहा है? जैसा कि हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा और पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया, यानी कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लेम किया कि जी हमारा भी इसमें रोल था, हम उसमें मौजूद थे कि जब ये फाइनल टॉक्स हो रही थी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने। मुजाहिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है कराची से चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने। अतीक मीर साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलमान साहब आपसे शुरू करते हैं, करीब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जो मौजूदा महंगाई की लहर है इस पर बात करते हैं, जो लोड शेडिंग है इस पर बात करते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत के पास इसका कोई हल है या हुकूमत ने हाथ उठा लिए हैं? देखिए, शायद ये हुकूमत क्या कोई भी हुकूमत होती, इतने शॉर्ट टर्म पे इतने बड़े बड़े मसाइल को डील करना आसान काम नहीं होता। एक बात तो ये है, और ना पाकिस्तान की मईशत और ना पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो किसी जादुई तरीके से हल होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि बड़ा क्लेम किया था इस 13 जमाती इत्तेहाद ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने से पहले और कहा था कि हमारे पास एक बड़ा वाज़ेह किस्म का रोड मैप है, हमारे पास तजर्बा भी है, हमारे पास सलाहियत भी है, हमारे पास जो है वो एक नया विजन भी है, हम पुराने लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए जब हम आएंगे तो आप देखिएगा कि ये सारे मामलात को जिस तरह से हम डील करेंगे उससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब ये तजर्बा तो हो गया नाकाम, लोगों को पता चला कि ये तजर्बाकार हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पे अपने तजर्बे के नीचे ही दबके रह गई है। यानी 13 जमातों का इत्तेहाद है
और इन 13 जमातों से 12 जमातें सिर्फ इक्तदार के मजे ले रही हैं और सारा मलबा जो है वो PMLN के ऊपर इस वक्त गिरा हुआ है। अच्छा, अब आप देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब का जादू ही नहीं चल पा रहा, लंदन में बैठे हुए इसहाक डार का जादू नहीं चल पा रहा, शहबाज शरीफ के कितने गुण गाते थे हम उनकी गवर्नेंस के, उनका जादू नहीं चल पा रहा। उनका बेटा जो है वो यहाँ पर अजीब व गरीब किस्म के इजलास तलब करता है, यानी अंदाजा लगाइए कि ईवान इकबाल के अंदर इजलास हो रहा है और वो जो पार्लियामेंट हाउस है, जो सूबाई असम्बली पंजाब है, उसको छोड़ के गवर्नर के साथ मिलकर आप एक ऐसा इजलास बुला रहे हैं जिसकी कानूनी हैसियत पर ही सवालात उठ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता यह है, और फिर जिस अंदाज से पेट्रोल की कीमतें गिरी, यानी जिस आखिरी दफा जो कीमतें गिरी बढ़ी हैं, उस दिन पहले दोपहर तक यह खबर आई कि वजीर आजम ने समरी को मुस्तरद कर दिया है और लोगों ने सुख का सांस लिया, और फिर रात को 11:30 बजे आपने पेट्रोल की कीमतें गिराई और मरियम नवाज साहिबा के बकौल ये 300 रुपए तक जाएंगी जुलाई के अंदर। तो मेरा मतलब है कि सारी जो इस वक्त जादूगरी हो रही है हुकूमत की और 13 जमाती इत्तेहाद है, इसका आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है? अच्छा छोड़ दें, अभी नहीं मिला, कोई ऐसा रोड मैप बता दें कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जाके लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। मिफ्ता इस्माइल के बकौल कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, अगले 5-6 महीने बड़े टफ है। अच्छा, फिर बार बार आप IMF के माहिदे की बात करते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत वो माहिदा करके गई थी। भाई मान लेते हैं इमरान खान का माहिदा रियासत के खिलाफ था, मुल्क के खिलाफ था, लोगों के खिलाफ था। भाई आपकी तो हुकूमत है ना, अब आप उस माहिदे से हटके आगे चलें और कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जो उस माहिदे के खिलाफ हो और आप उससे लोगों को रिलीफ दे सके, वो भी कोई नहीं है। अच्छा, आपने भी अगर IMF की बातों पे डिक्टेशन पे चलना था, इमरान खान साहब ने तो थोड़ा सा रिस्क किया, लेकिन बकौल आपके वो भी चल रहे थे। तो इस मुल्क का कौन बाली वारस है, मुझे ये बता दें। इस मुल्क के लोगों को कौन रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है? जो माशी बदहाली आई, आप अंदाजा करिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मिसाल के तौर पर आप देखिए पेट्रोल की कीमतों में, कुकिंग ऑयल्स में, और हमारे जो बड़े हुकूमत के दानिश्वर हजरात हैं, एहसन इकबाल समेत बहुत से लोग, वो लोगों को मईशत डील करने का तरीका क्या बता रहे हैं कि चाय की 1 प्याली कम कर दे, 2 प्यालियां कम कर दे। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं घर से बाहर ना निकले, परसों कहेंगे फलाना निकले, पर फिर कहेंगे कि जी घर से बिल्कुल ही अंदर बंद होकर बैठ जाए। यानी ये जो शॉर्ट तरीके बताने की कोशिश की जाती है, ये PTI के अंदर भी आपको पता है, अली अमीन गंडापुर साहब भी इसी तरह से मजाक उड़ाया करते थे। यानी हमारे जो इक्तदार में जो तबका बैठा हुआ है, उसकी दानिश का आप अंदाजा लगाइए कि किस किस्म के जोक जो हैं उनके पास मौजूद है मईशत को डील करने के लिए। अच्छा, फिर आप सादगी की बात कर रहे हैं लोगों के साथ, किफायत शारी की बात कर रहे हैं लोगों के साथ। अपना हुक्मरानी का अंदाज देखें, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब फिरते हैं, जिस तरह से हमजा शहबाज फिरते हैं, जिस तरह से फौज दर फौज की जो है वो लंदन जाती है, तुर्की जाती है, फला जगह पे जा रही है। यानी कहीं आपने कोई मिसाल कायम की है कि पाकिस्तान एक मुश्किल स्टेज के ऊपर है, तो हमने अपने गवर्नेंस के मॉडल के अंदर भी जो है ना कोई ऐसी इस्लाहात कर दी हैं, ऐसे अफर्मेटिव एक्शन उठाए हैं जिससे हमने कुछ चीजें बचानी है। अब तो इस वक्त हालत यह है कि लोग जो हैं वो बाकायदा इस मुल्क की हुक्मरानी के निजाम के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं है और ना उनको कुछ मिल रहा है। वो चाहे इमरान खान की हुकूमत थी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, कल किसी और की आएगी। असल में एक्सप्लॉइटेशन जो है वो तो इस आम आदमी की हो रही है और एक रूलिंग एलीट तबका जो है वो इस इक्तदार की पॉलिटिक्स से एंजॉय कर रहा है। ठीक, मुजाहिद साहब आपकी तरफ आते हुए, आपकी नज़र में ये जो मौजूदा सूरत हाल है मुआशी एतबार से, क्या ये हुकूमत की बेबसी है या नाअहली है? मुझसे पूछ रहे हैं मीर साहब? जी मुजाहिद साहब आपसे। देखिए, एक तो ये कि जो महंगाई का जो एक हमने जिसके सबब हुकूमत इमरान खान की कहते ही गई, अव्वल तो पाकिस्तान में महंगाई के सबब न हुकूमतें जाती हैं न जलसे जुलूस से जाती हैं, एक बात रखें। और वजह यह है कि हम हुकूमतों को कहते हैं, हम सरमाएदारों को करते हैं, ताजरों को कहते हैं, हम आवाम को क्यों नहीं कहते? ये जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है, बताइए दुनिया में कहीं ऐसा है कि जो आप गालिबन $431 मिलियन की जो है सिर्फ पत्ती मंगा रहे हैं चाय की, आप जो है वो अपने $2 अरब के मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं। कौन सा, मुझे बता दिए सलमान आबिद के आपके जो हम जिन मोहल्लों गलियों में रहते हैं, बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल फ़ोन 10, 12, 13 हज़ार का देखा, ये कहाँ से आ रहा है? फिर मीर साहब का हमारे यहाँ शहर में है, हम लोग अगर एक चौराहे से निकलते हैं, लोग कहते हैं जी 2% है, 2% 12 किलोमीटर लंबा साहिल समंदर है, लगता है कि जनाब कोई लगा हुआ है। तो ये एक हम सब जिम्मेदारी डालने के बावजूद जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, आवाम को क्यों नहीं कहते? हमारे यहाँ उस चीज़ का बाइकाट क्यों नहीं होता जो है वो
200 रुपए में चली जाती है। मैंने देखा कुछ दिनों मैंने देखा ये पेट्रोल पंप खाली खड़े हुए थे। लोगों ने कहा नहीं जी आज नहीं जाएंगे। क्या करेंगे ये लोग? टमाटर कब तक ये घरों में रखेंगे अपने? बेशुमार ऐसे आइटम है कि अगर ये लोग, और मेरा ख्याल है मुझे और आपको इस तरह में कोशिश करनी चाहिए, टीवी पे आते हैं लोगों को कहें, वजह ये है कि ये चीजें इसलिए बिक रही है कि लोगों के पास पैसा है, वरना क्या कोई बेवकूफ है जो 45 अरब डॉलर की जो है इंपोर्ट हो रही है? और इंपोर्ट में चलिए कोई ऐसी चीज हो रही होती है जिससे कोई हमारी टेक्नोलॉजी होती, कुछ होती, आम कुत्ते और बिल्लियों का खाना तक मंगाया जा रहा है जनाब, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई जा रही हैं, मैं वो असेंबली का अरकान नेता पानी मंगवाया जा रहा है। आप आम आइटल अभी आपको मीर साहब बता देंगे हमारे उसके लोकल चीजें नहीं, आलू छोले खाएं तो बड़ा फायदा हो हमारे लोकल चीजों को। तो मैं तो ज्यादा जिम्मेदार ये जो है ना, वो हमारे शायर आवाम हबीब जालिब कहते थे कि लोग अपने कातिलों के हैं उशाक मेरी जान, और अभी भी वो सलमान आबिद के शहर में हबीब जालिब को 860 वोट मिले थे, मिराज मोहम्मद खान को इतने वोट मिले थे। गरीबों को नहीं देंगे, उन्हीं कुरैशियों, गिलानियों, बिजरानियों, फला फला को इलेक्ट करेंगे। हमारे भाई लोग वो 10 साल तक 20 साल तक एमकेएम से मार खाते रहे, फिर वोट नहीं देंगे। तो ये जो हुकूमतों से ज्यादा मैं पाकिस्तान के अवाम को जिम्मेदार समझता हूँ, जो यानी जो शाह खर्चियों के जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये मैंने ये कोई आइटम ले लें, मुझे बताइए क्या कुछ मैं 50 ऐसे खाने पीने का आइटम बता देता हूँ कि अगले दिन सड़ जाएं, लेकिन खरीदेंगे जनाब। निहारी, और आपने यहाँ निहारियों की दुकान में रश नहीं देखा है अपने अली मुमताज, 200 आदमी खा रहा होता, कोई मुमताज भुट्टो और कोई दाऊद, ये भुट्टो और दाऊद की फैमिली खाते हम लोग। तो ये जो एक हो गया महंगाई के जिम्मेदार खुद आवाम हैं। जिस दिन आवाम ने इन महंगी चीजों का बाइकाट शुरू कर दिया, और हम लोग घरों में नहीं करते थे भाई, नहीं होता, हम तो ये 2 टोस्ट का एक अंडे के साथ हो जाता है, एक रोटी पका ली, 2 इसमें भी खाना डाल कर चावल बड़े मजे में रहते हैं। तो ये भी एक जरा पेश नजर रखा जाए महंगाई के पहलू के हवाले से। हुकूमत के बारे में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि हुकूमतों से आवाम को या हम लोगों को पहले ही कोई तवक्को नहीं है। अली मुमताज जी बिल्कुल सही। अतीक मीर साहब, आपकी तरफ आते हुए मुजाहिद साहब और सलमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। सबसे पहले तो ये जो हुकूमत सिंध का फैसला है, और पंजाब में भी ये फैसला हुआ है कि कारोबारी मराकज़ को, दुकानों को, बाज़ारों को रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी और 9 बजे बंद कर दिया जाए ताकि बिजली को बचाया जाए। आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? देखिए, ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत शातिर है, पढ़े लिखे लोग हैं और CSS पास किए हुए होते हैं। इनके सामने नाअहल हुक्मरान, बेशतर हुक्मरान नाअहल ही आते हैं, जिन्हें जिस तरह चाहे घुमा देते हैं। ये एक बड़ा आसान सा हल इन्होंने ढूंढ लिया है कि मार्केटें बंद कर दें। यानी आप भूख एक वक्त का खाना छोड़ दें तो अनाज बच जाएगा, आप चाय छोड़ दें तो चाय की इंपोर्ट कम हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने एक हल सोच लिया, कारोबार आप जल्दी बंद कर दें तो एनर्जी सेव हो जाएगी। जबकि मादी में इस किस्म की जितनी भी प्रैक्टिस की गई है वो तमाम तर खुद जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो एनर्जी इदारों के जो जिम्मेदारान हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ना तो वो अगर 9 बजे आप दुकानें बंद कर देते हैं तो उसके बाद अगर आप कहते हैं कि लोड शेडिंग नहीं होगी, ये मुमकिन नहीं है, या उससे पहले आप कहें कि लोड शेडिंग नहीं होगी। अब आप देखें, ऐलान तो कर दिया इन्होंने, लेकिन तमाम दिन 6 से 8 घंटे मार्केटों में लाइट नहीं होती। तो अब कदरे शाम में बेहतरी होती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, मौसम की तपिश कम होती है, और उसके बाद मार्केटों के चहल पहल होने के बाद एक मौका मिलता है कि हम कुछ कारोबार कर सकें, 2 वक्त की को रोटी कमा सकें। उसके बाद आप कहें कि 9 बजे बंद कर दें। 9 बजे के बाद जो रेस्टोरेंट के कारोबार है 11 बजे वो बंद कर दें। आप यकीन जानिए, मैं कराची शहर की बात करता हूँ, इस वक्त इस फैसले के मुतासरीन की तादाद लाखों में है। जो हिरासत, रात भी मुझे कितनी कॉल्स आती रही ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट की कि ये पुलिस की चांदी हो गई, पुलिस के तो वारे नारे हो गए। ये गिफ्ट ही पुलिस का है कि आप महीना आप उससे डेली बांध लें और उसके बाद आप होटल खोल लें, पिछवाड़े लोगों को बिठा के खाना खिलाते हैं। तो बिजली ना बचेगी, ना इस तरीके से बचती है। लेकिन इतनी शदीद एक भयानक महंगाई में कि लोग चाहते हैं कि रातों को भी काम पे बैठे रहें
कि शायद हमें इतनी आमदनी हो जाए कि इस महंगे तरीन दौर में वो अपने बच्चों को पाल सकें। उसमें आप उसको महदूद कर रहे हैं ये कहकर कि तवानाई की बचत होगी। तो तवानाई के बचते बचते एक और बड़ा, मैं आपको बहुत ही एक संगीन सूरत हाल से आगाह करता चलूं कि पहले भी कोरोना में 6 बजे मार्केट बंद कर दी गई, 5 बजे लोग दफातर से निकले, 6 बजे मार्केट से निकले, सड़कों पे ट्रैफिक जैम हो गई जी। खड़ी गाड़ियों में जो पेट्रोल जल रहा है वो क्या है? आप बिजली तो बचा रहे हैं, ये महंगा तरीन पेट्रोल ये जो खड़ी गाड़ियां जला रही हैं यही 9 बजे होता है। 9 बजे जब आप मार्केट बंद करवा देंगे एक झुंगड़ा लग जाएगा, सड़कों पे तैयार होगी। तो ये नाकिस तरीन फार्मूला है जो माजी में भी नाकाम हुआ, अब भी नाकाम होगा और आइंदा भी। ये तरीके तवानाई बचाने के नहीं है। आप डे लाइट की बात करते हैं, डे लाइट वो तो यूरोप का वतीरा है जहां सर्द मौसम होते हैं, लोग जल्दी वैसे भी कारोबार जल्द बंद कर देते हैं। हमारे अभी सर्द मौसम में सरे शाम कारोबार बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये यूरोप की मिसाल तो देते हैं, लेकिन यूरोप जैसा माहौल तो नहीं है, वहां जैसा क्लाइमेट तो नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि फैसला वापस लेना चाहिए। इससे कबल कि महंगाई के सताए हुए, फाका कशी के मारे हुए, बेरोजगार होते हुए लोग, उजड़ते हुए कारोबार, ये हमें मजबूर करें कि हम सड़कों पर आए, हम इन लोगों के सामने खड़े हो जाएं, एक और इंतजार की कैफियत पैदा हो, एक और एक सूरत हाल बदतरीन रास्ते की तरफ जाए। तो बेहतरी की अकल के नाखून लें। ये माजी में भी इसको गलत करार दिया गया, अब भी आप कम से कम हमसे मशवरा तो करिए, आप स्टेक होल्डर से तो पूछें। आप अकेले कुल नहीं हैं, आपसे हमेशा गलत फैसले होते हैं और आप तो आए ही किसी और काम के लिए थे। देखिए, मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह एक टीम आती है वो एक इमारत को मलबा बना देती है, अगर उसी टीम से आप वो इमारत की तामीर करवाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग टीम है। ये लोग आए थे इमारत बनाने, इन्होंने मलबा कर दिया, अब इससे बनाएगा कोई और। ना इनका विल है, ना इनका विजन है, ना इनका एम है, ना इनकी नेक नियति है। ये तो वो लोग ढूंढे गए थे जो बिकने के, अपने आप को बेच के अपना ज़मीर। ठीक है मीर साहब, इस पर इसी हवाले से मजीद कुछ सवाल आते हैं, लेकिन एक वक्फा भी लेते हैं जी। वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। तो मुजाहिद बरेलवी साहब, आप भी चूंकि कराची में रहते हैं तो ये फैसला हुआ है और मार्केट्स की जो सारी सिचुएशन है, सिनेरियो है, आप भी बड़े अच्छी तरह से उसको समझते हैं कि काम कैसे चलता है। और मौसम गर्मा में यकीनन दिन में ख़रीदार बाज़ार में कम जाता है, शाम में ज़्यादा जाता है। तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने अतीक मीर साहब की गुफ्तगू सुनी, आपकी नज़र में बात में वज़न तो लग रहा है कि कारोबारी मराकज़ अगर आप जल्दी बंद कर देंगे और गर्मियों के मौसम में, तो वहाँ पर तो गर्मियों में तो काम वैसे ही ज़रा ताख़ीर से शुरू होता है, बायर ख़रीदार मार्केट में देर से आते हैं, और आप वेस्ट के साथ इसको इसलिए नहीं मिला सकते कि वहाँ पर मौसम और है, यहाँ पर मौसम और है। नहीं, मीर साहब एक तो स्ट्रीट के आदमी है, मैं बरसों से देख रहा हूँ कि ये आम ताजरों के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सुपर मार्केटों वाले तंजीम के चेयरमैन नहीं हैं, जहाँ पर जो होश रबा प्राइजेस पर जहाँ पर इम्पोर्टेड आइटम बिक रहे हैं। और अब जो एक और जो तबाही एक आई है, इन लोगों ने बिल्डिंगों के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पहला फ्लोर लिया और नीचे इन्होंने पार्किंग और उसके नीचे भी बेसमेंट बनाया। वो देखिए 169 लोग बेघर हो गए। ये तो ज़मीनन इशू मैंने कह दिया, उनका कहना वजह है। और गालिबन हम बाहर मुल्कों में भी ये देखते हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि कौन सर्दियों में 8 बजे के बाद खरीदारी के लिए निकलेगा, लोग चाय पीने खाना खाने निकलते हैं। और ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त कराची में या सिंध में या ओवरऑल पूरे मुल्क में जो गर्मी 38 और 36 डिग्री है 12 बजे के बाद, लोग 5-6 बजे से पहले नहीं निकलते। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। और ये जो वही जो ब्यूरोक्रेटिक फैसला, वजह ये है अली मुमताज के जो फैसला करने वाले, जैसे कह रहे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे हुक्मरान, दरअसल ये एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों से उतरते हैं, तो इन्हें एक आम आदमी का एहसास नहीं है। अगर ये वाकई आम आदमियों के नुमाइंदा होते और इस तरह सफर करते तो फिर जैसे हमारे मीर साहब जो सजेशन दे रहे हैं ना, उस पर अमल करते। सबसे बड़ा अलमिया ये है, एक तो मैं चलते बता दूं कि देखिए ये गवर्नमेंट जो है, इसको तो मैंडेट ही नहीं है। इमरान खान, जिस तरह इमरान खान साहब पर जो ज़्यादा मुझे हमें अफसोस होता है कि इतने समझदार और इतने पॉपुलर आदमी की जनाब
जब 28 MNA आपको छोड़ के चले गए थे, आपकी ये साथी पार्टियां छोड़ के चली गई थी और आपके पास अक्सरियत नहीं थी, तो फिर आपको उसी वक्त असेंबली डिसॉल्व करनी थी, नए इलेक्शन की तरफ जाना था। आप एक एक वोट के लिए गए उनके घरों पर। अब ये वाली जो असेंबली है, इसके लिए जरदारी साहब 2 पकड़ लाए चौधरियों के लोग, एक बेचारे वाली वजीर को जेल से निकाल लाए, एक को दुबई से पकड़ लाए, 5 हमारे भाई आ गए, बाप के आ गए, एक एक वोट के लिए इन लोगों ने। और हाँ, वो पता नहीं टेलीफोन कोई कहता है कॉल आई नहीं इसलिए हम चले गए इसमें। तो ये तो 2 वोटों पे खड़ी है, तो आपके पास तो ये मैंडेट नहीं है। आप ये ठीक है कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जब उस रात को 174 वोटों से पास हो गई थी, आपको नया इलेक्शन लेकर नए मैंडेट के साथ आना था और ये बड़े बड़े फैसला करने का आपको हक नहीं था। आपने एक शॉट में, एक हफ्ते में आपने 60 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दिए, 250 रुपए मैं देखता हूँ जो मोटरसाइकिल वाले, और किस चीज का नाम लूं। पहली बात तो ये कि और महंगाई बात बनाई, सवाल ये है कि क्या इस हुकूमत के पास मैंडेट है जो नहीं है। और पंजाब में आप देखिए, हमजा जो है वो जब 25 MP नहीं है, चीफ मिनिस्टर कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट को मुझे हैरत है, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये क्यों ऑर्डर नहीं दिया जब उन्होंने मुनरिफ अरकान से कहा था कि डिसीडेड हो जाए कि भाई आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन से कहते, वो कहते नहीं है पार्लियामेंट से कि बाजवा साहब को जो है वो आप एक्सटेंशन दें जी। नहीं कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट को राइट कि आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि आपका मैंडेट नहीं है, ये आप बैसाखियों का है दिया हुआ है, मैं पैसों वैसों का नहीं कहता। तो फिर आपका जब मैंडेट नहीं है तो आप ये बड़े बड़े IMF की वजह से आपने करा होगा ना सब्सिडी, जो 300 रुपए में जाएगा। आपका तो सरकारी पेट्रोल मिलता है, आपके तो महलों में और बंगलों में, और आपके जो जायदादें और जो बाहर से पैसा आ रहा है। तो मकसद ये है कि बुनियादी सवाल ये है कि मैं इमरान खान के नई जबान में नहीं, सबसे पहले मुतालबा महंगाई नहीं, इस हुकूमत को नया मैंडेट लेना चाहिए और इलेक्शन लेना चाहिए। दूसरे मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ये अब तबसरा नहीं है, सलमान आबिद सुन रहे, अली मुमताज, ये हुकूमत 1.5 साल नहीं, ये पार्लियामेंट से अभी इनको इस बात का है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट के जरिए मजीद 1 साल लेगी, मजीद 1 साल माशी इमरजेंसी के नाम पर। ये 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे इक़्तिदार में, 2.5 साल आप देखिएगा, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये क्या बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं कि अगर 6 माह बाद इलेक्शन हुए तो क्या असर होगा इनका, ये 1 साल बाद। ठीक सलमान साहब, ये मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि हम तो अभी प्रोग्राम से पहले भी आपसे जब बात हो रही थी तो हम तो दिन गिनने की बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं, लेकिन मुजाहिद साहब की इतलात के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जी 1.5 साल नहीं, 2.5 साल, 1 साल की एक्सटेंशन। बात ये है, कल मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को सुन रहा था, मुजाहिद बरेलवी साहब, उन्होंने कहा कि हमने तहरीक-ए-अदम इसलिए लेके आए थे, हमें पता चला था कि इमरान खान 2028 तक इस मुल्क की सियासत पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, कोई हुक्मरान जो है वो खुशी से तो घर नहीं जाता और ना वो जाने के लिए आता है, इसलिए वो शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, उनका मंसूबा तो यही होगा कि उसको 2.5 साल कर दें, 3 साल कर दें, 5 साल कर दें, बल्कि ताहयात कर दें। शहबाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश होगी कि उनको ताहयात वज़ीर आज़म बना दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे मुल्क चल सकेगा? क्या जिस अंदाज से इस वक्त मुल्क की चलाने की कोशिश की जा रही है, और आपके बकौल कि उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो जब मैंडेट ही नहीं है तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? पंजाब का निजाम आपने मान लिया ना, आपके मैंडेट वाशिंगटन ने मान लिया ना, लेकिन सवाल ये है कि लेकिन सवाल ये है मान लिया जी, आपका मैंडेट थोड़ी चाहिए, मेरा ठीक है, लेकिन अब उस मैंडेट के अंदर से अवाम को कुछ नहीं मिल रहा ना, जहां फ्रस्ट्रेशन आ रही है। अवाम भी तो बेचारे, मैंने कहा ना, अपने कातिलों के आशिक हैं वो। हाँ नहीं ठीक है, से निकल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल हुआ तो लोगों ने पेट्रोल पंपों को आगे लगा दी क्या? लेकिन ठीक है, पेट्रोल डलवाना छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, अवाम ही तो जिम्मेदार है इसके। देखिए सवाल यही है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अवाम जिम्मेदार होंगे, चले जो जिसको भी मर्जी जिम्मेदार करार दे दें, लेकिन ये निजाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप चाहे इसके ऊपर इमरजेंसी लगाएं, आप इसके ऊपर सलमान आबिद, हम लोग 30 साल से सुनते हुए हम आपको सही है, लेकिन मसला ये है कि ये जो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इससे नहीं चलेगा तो ये रियासत भी नीचे बैठ जाएगी। हुकूमत को तो छोड़ दे, हुकूमत तो कुछ नहीं है। लेकिन अब बात ये है, बात नहीं, बनाना स्टेट क्या है? अब आपका प्राइम मिनिस्टर जाके बैगर के तौर पे पूरे दुनिया में फिर रहा है और कह रहा है कि जनाब मैं तो आपसे पैसे मांगने नहीं आया, लेकिन पैसे दे दें, हमें मुल्क चलाना है। और अभी कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, अमेरिका से मुतालबा कर रही है हुकूमत के, जनाब देखिए हम IMF की सारी शराइतें मानने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बावजूद IMF हमें रिलीफ नहीं दे रहा, अमेरिका आके हमारी मदद करे। अब यहां तक तो आप पहुंच गए हैं, और आप क्या ये 2.5 साल तक कैसे लेके चलेंगे इसको? चल रहा है आपका मुल्क करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सऊदियों, खलीजियों और अमरीकियों पे ही तो चल रहा है अब तक।
देखिए ना, मैं लेकिन सलमान साहब जो अभी मुजाहिद साहब ने बात की जी, ये मौशी इमरजेंसी लगाकर और 1 साल मजीद लेने का, 1.5 साल जमा 1 साल। बात यह है कि अगर आप इस तरह के टोटके इस्तेमाल करेंगे, माशी इमरजेंसी लगा के 1.5 साल 1 साल और बढ़ाएंगे, आप इस मुल्क के क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ा देंगे। पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ेगा, और इस मुल्क के अंदर जो इंतशार पैदा होगा ना। अब मसला यह है कि अगर आपने इस क्राइसिस से निकलना है, सवाल तो यह है, या आप इस मुल्क को क्राइसिस में डालना चाहते हैं या इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। अगर आपने इसको क्राइसिस से निकालना है तो आपको फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना पड़ेगा, जो मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे हैं। अगर आपने नहीं निकालना क्राइसिस से, इस मुल्क को और ज्यादा क्राइसिस में डालना है, तो आप माशी इमरजेंसी के टोटके इस्तेमाल कर लें। अभी जो आपने रिजीम चेंज के नाम पे जो कुछ किया है इस मुल्क के अंदर, उसका क्या फायदा हुआ है मुझे बताइए इस मुल्क को? क्या आपकी हुकूमत की तब्दीली से आपको क्या फर्क पड़ गया? आपने कौन सा इस मुल्क के अंदर माशी इंकलाब ले आए, कौन सा सियासी इंकलाब लेके आ गए? आपने सारा का सारा मुल्क जो है डिस्टेबलाइज कर दिया। तो जो वो तजर्बा नाकाम हुआ, इसी तरह के जितने पॉलिटिकल एडवेंचर आप करने की कोशिश करेंगे वो नाकाम होंगे। इसका वे आउट वही है कि आप एक फ्रेश इलेक्शन कराएं और इलेक्शन करा के वाइट मैंडेट लेके आए। अली एक बात कहूं आपको, जी यहाँ ये हाल है कि मैं अभी क्या कराची में ये जो आपका जो है डिफेंस में मीर साहब के लिए लोग जो अब दूध गालिबन पता नहीं कितने हो गए, लाइन लगा के दूध ले रहे थे, लाइन लगा के। वो अगर यानी मैं दावे से कहता हूं कि अगर लोग लाइन लगाने के बजाय इन दुकानों पर ये महंगा दूध लेने आते, ये घरों में खटखटा रहे होते। इसलिए मैं कहता हूं आवाम जिम्मेदार है। कोई एक आइटम देख लीजिए रोजमर्रा का, ये दूध कितने दिन रखेंगे कि रखेंगे। मैं आवाम को, आप जो कह रहे हैं ना ये बहरान बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये बातें सब किताबी हैं, निसाबी हैं, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि लोगों को करप्शन उनके हमारे आपके घरों में आ गया है। ये बाहर खड़ा हुआ चपरासी भी उसी वजह से करप्शन की वजह से चल रहा है, ये खानसामा भी, ये ड्राइवर भी, ये मीर साहब की ये दुकान। तो आपकी नजर में ये जो पॉलिटिकल एडवेंचर जिसको आपने कहा मौशी इमरजेंसी और सलमान साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल एडवेंचर, इसको क्या आप समझते हैं कि पार्लियामेंट से इंडोर्स कर पाएगी गवर्नमेंट, जिसकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है? मेजॉरिटी क्या है? बस यही 2-3 सीटों का फर्क है। मेजॉरिटी का क्या होता है? क्या जरूरत है उनको? कोई मैंने कहा जब वज़ीर आला ही बन गए वो, और वो असेंबली की जगह ऐवान इकबाल में बन गए, तो किससे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया और इजाजत दी ना, कोर्टों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया इनको। क्या कर लिया कुछ GHQ ने या कोर्टें ने? उस वक्त तो ये लोग रात के 12 बजे लेके आ गए थे, जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी और हमें सीटियां बजाती हुई गाड़ियां भी नजर आ गई थी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द। तो जब सब होना होता है तो हो जाता है। मैं अतीक मीर साहब आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ से इस सारे फैसले के बाद किसी से कोई गवर्नमेंट में राबिता हुआ है कि इस फैसले को वापस लिया जाए? क्योंकि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी कही थी कि बात यह कि गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू भी जनरेट करती है, और वो इस तरह से कि जब आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल मीटर्स पे और उस पर ऑफ पीक और पीक आवर्स में ज़्यादा बिजली आप जब इस्तेमाल उस वक्त करेंगे तो आपको रेट भी ज़्यादा चार्ज हो रहा होगा, और उतना ही फिर आपका सेल्स टैक्स भी लग कर आएगा आपके बिल में, और जब आपके बिल में सेल्स टैक्स लग के आएगा तो सीधा सरकारी खजाने में जाएगा। देखिए बात यह कि कारोबार चलेगा तो वो जो पीक आवर्स हैं जिसमें एक रेट ज्यादा है, हमें वो भी कबूल है, लेकिन कारोबार के चलने के जो औकात हैं वो ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर पूरे दिन में 10 घंटे का कारोबार है, उसमें 8 घंटे बिजली होगी नहीं होगी, तो हम तो कारोबार नहीं कर सकते। इसलिए हमारा पहला मुतालबा यही है कि हमें कारोबार करने दिया जाए। हुकूमत अपनी तौजी पेश कर रही है और वो यही कहते हैं, जिससे आपने कहा किसी ने राब्ता किया या नहीं किया, तो वो राब्ता किसी ने तो नहीं किया, पुलिस ने कर लिया है। पुलिस मार्केट में जबरदस्ती पुलिस होटलों से और रात के दौरान जो कारोबार दुकानें 24 घंटे के लिए बंद, मीर साहब 24 घंटे के लिए दुकानें बंद कर दें लोगों। आपका तो माशाल्लाह बड़ी तगड़ी तंजीम है और लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी, देखिए कैसे सड़कों पे आते हैं। वजह ये कि हम सब, मैं भी और आप भी, हर आदमी समझौता करता है ना। अब हम लोगों ने हमने यही तो दिया है, अब कोई कुर्बानी नहीं देते, कोई लड़ते नहीं है, करते, मरम्मत नहीं करते। देखिए मेरी 35 साल जो ताजिरों की सियासत है, मैंने इतना ज्यादा लोगों को परेशान नहीं देखा। लोग यूं समझे कि सकत खो गए, परेशानी में भी लाइन लगा के महंगा खरीद रहे हैं। मैंने कहा ना पेट्रोल और दूध। लेकिन वो जो फुकात भी निकलता है बाहर, जब ये लोग बाहर निकलेंगे, और अल्लाह ना करे कि उस तरीके से निकले आप जिसे खूनी इनकलाब कहते हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि फिर कोई सफेद पोश, कोई ऐसा आदमी जो एक खुशहाल नजर आने वाला आदमी, वो विक्टिम होगा ऐसे लोगों का। आपने देख लिया बेनजीर एसोसिएशन के दौरान क्या था, सब कुछ बेबसी का आलम था। बहुत सारे ऐसे हालात कराची में
और मुल्क में हमने देखे। मीर साहब, तो कोई ऐसी एहतजाज की कॉल मुतवक्के है? देखिए, एहतजाज की कॉल, ये एहतजाज ये हो सकता है कि जैसे को हड़ताल की जरूरत नहीं है, लोग निकले सड़कों पे, लोग बिल्कुल अपना रद्द-ए-अमल दें। अब तक मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ही लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कोशिश भी करूंगा और मेरा ये अपने अवाम से भी, ताजरों से भी मेरी ये अपील भी है कि ये जो बंदरों का एक हॉल बाग में घुस आया है, फल फूल उजाड़ रहा है, चमन को ये जो बेड़ा गर्क कर रहा है, इसको रोकना है। इसके लिए हमें आगे आना है, हमें सड़कों पे आना चाहिए। और ये कोई लम्हा, मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूं कि ये सिलसिले अगर इसी तरह ये और 2-4 कदम आगे बढ़े तो फिर इसके हमारे कदम रोकना फिर मुमकिन नहीं होगा। फिर एहतजाज इस नौयत का नहीं है कि शटर गिरा के हम घर में बैठ जाएं, हम इनके दरवाजों पे बैठेंगे, हम इनके ऐवानों तक पहुंचेंगे। और ये वक्त मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरह मैं लोगों को परेशान देख रहा हूँ, जिस तरह अभी तो नजर आता है कि सकत नहीं है उनमें, लेकिन जब वो भूख से और नाइंसाफी से लोग तंग आते हैं तो फ्रांस से इनकलाब किसको, हर आदमी जानता है कि फिर हुआ क्या था और होने क्या जा रहा है। ठीक, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। तो मैं वापस आते सलमान साहब आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि कहीं दुनिया में और भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि जहां पे गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इस तरह से महदूद करने का फैसला करती है? उस पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी सलमान साहब, अभी वक्फे में जाते हुए मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया था कि कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल आपकी नज़र में है कि गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई ऐलान किया हो, फैसला किया हो, जहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी को महदूद किया हो, जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये सर्कल चले, हमारी मीशत चले, वहीं पर हम उन एक्टिविटीज़ को रोक रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं? देखिए, अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो कोविड का क्राइसिस आया था उसने पूरी दुनिया की मईशत को श्रिंक किया, सुकड़ गई और बहुत बड़े क्राइसिस पैदा हुए। हमारे साथ बहुत से ममालिक जो है उसका शिकार हुए जी। लेकिन उसके बावजूद हमने ये नहीं देखा कि कहीं किसी मुल्क में इस तरह की कोई एमरजेंसी लगाकर आप तमाम चीज़ों को अब देखिए, इस हुक्मरानों की जो ख्वाहिश है ना माशी इमरजेंसी की, वो क्यों है? वो जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने, मैं आपको बता देता हूँ। पहली उनकी ख्वाहिश ये है कि जब माशी इमरजेंसी लगेगी तो उसके नतीजे में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन हो जाएंगी, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है या जो रेजिस्टेंस है उसको माशी इमरजेंसी का लबादा उड़ा के ना उसको खामोश करवा दिया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप माशी इमरजेंसी लगाएंगे तो आप तो खुद दुनिया को बता रहे हैं कि आप माशी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, और फिर ऐसे में कौन आपके साथ जो है वो माशी डील करेगा, माशी मामलात को लेके चलेगा, और कौन आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करेगा, मिड टर्म प्लान करेगा, शॉर्ट टर्म प्लान करेगा? खुद आप इनवाइट कर रहे हैं और खुद आप बता रहे हैं कि हम क्राइसिस में हैं, तो इसलिए हमारे साथ तो कोई आप हम किसी चीज की कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश जो है, जिस अंदाज से मीडिया में आई भी, मैंने पढ़ी भी, कुछ लोगों को मैंने इस पर बात करते हुए भी सुना, कुछ मुजरा ने भी इसके ऊपर बात की, लेकिन अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जा रही है, क्योंकि ये वे आउट नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई समझ रहा है कि इससे कोई वे आउट निकाला जा सकता है, सिर्फ आप इलेक्शन पोस्टपोन कराना चाहते हैं, आप अगले साल ले जाएं। मैं कहता हूं आप इस हुकूमत को 2 साल ले दें। 2 साल के बाद भी जब आप इलेक्शन करवाएंगे, इनके पास माशियात को दुरुस्त करने का कोई नुस्खा नहीं है। ये यही क्राइसिस रहेगा जो आज 6 महीने बाद नजर आ रहा है, ये आपको 2 साल के बाद भी नजर आएगा। क्योंकि देखिए ना, गवर्नेंस का जो मामला है उसका मसला महज मईशत के साथ नहीं है। आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, आप अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स आप नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप नहीं कर रहे, एफबीआर में रिफॉर्म्स आप नहीं कर रहे, पुलिस रिफॉर्म आप नहीं कर रहे, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आप नहीं लेके आ रहे, जुडिशियल सिस्टम आप ठीक नहीं कर रहे, और आप कहते हैं जी हमें जो है ना अपने मुल्क के निजाम को दुरुस्त करना है। तो भाई दुरुस्त करना है तो उसके लिए एक मजबूत पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए। ये 2 वोटों की बुनियाद पे, 7 वोटों की बुनियाद पे, 8 वोटों की बुनियाद पे जब आप हुकूमतें बनाएंगे और उसमें कोलिशन पार्टनर डाल देंगे जो बुनियादी तौर पे हुकूमत को सियासी तौर पे ब्लैकमेल करने के लिए आते हैं, ऐसे में आप किस तरीके से यहाँ पे गवर्नेंस के निजाम को चलाएंगे, कैसे स्टेबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आएंगे, कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आएंगे? फिर आप ये देखिए, जब आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आनी है, यानी वो जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि हमें बुलाया गया और हमें कहा गया कि आप मईशत को संभालें, तो हमने उनको कहा कि जनाब हमने तो आपको कहा था कि तहरीक इंतबात पेश ना करें, चलने दें, ये मुल्क अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी ये जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है वो देख ले, फिर मोडीज की रिपोर्ट देख ले, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख ले, उसने कुछ इशारे तो दिए थे कि गाड़ी कहीं चल पड़ी थी,
लेकिन आप हम सब लोगों ने मिलकर उस गाड़ी को पीछे की तरफ धकेल दिया और अब हम संभाल नहीं पा रहे। तो हमारा ख्याल है कि शायद माशी इमरजेंसी लगाकर हम शायद मामला को दुरुस्त कर लेंगे। आपके नजर में माशी इमरजेंसी नहीं लगेगी? माशी इमरजेंसी नहीं लगेगी, फिर कब तक कंटिन्यू करेगी? सर देखिए, मुझे तो लगता ही है कि इस साल के आखिर में इलेक्शन होने ही होने किसी ना किसी शक्ल के अंदर। ये चलनी नहीं है गाड़ी, ये जो कंपनी चलने की बात आखिरी क्वार्टर में, आखिरी बिल्कुल, मुझे लगता है नवंबर दिसंबर में जाके इनको इन्हीं को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे सर, और किसी को नहीं इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यही आके बेबस हो जाएंगे। इन्हीं को किनको कह रहे हैं भाई? हुकूमत को कराने पड़ेंगे, आपके फैसला साज कुव्वतों को कराने पड़ेंगे, जो लोग यहाँ पे शामिल फैसला साज हैं। देखिए ना, मसला ये है कि या तो आप गाड़ी चलाने में कामयाब हो जाएं। जब गाड़ी आपके नहीं चलेगी, अभी भी मुझे मुस्लिम लीग के लाहौर में बहुत से MNA MPA कहते हैं हम बहुत मुश्किल में हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्यों मुश्किल में है? उन्होंने कहा ये सारा मलबा तो हम पे डाल दिया गया, कोई पीपल्स पार्टी बोझ नहीं उठा रही, कोई दूसरी जमात नहीं बोझ पा रही, तो इसकी जो प्राइस है हमें अगले इलेक्शन में पे करनी पड़ेगी। अतीक मीर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपने ये बताया नहीं कि कोई अभी तक आपका कोई लाएअमल सामने नहीं आया, कोई फैसला नहीं हुआ है, क्या एहतजाज होना है नहीं होना है, या सिर्फ अभी जुबानी कलामी बात चल रही है? देखिए, अभी पूरे मुल्क में ये फैसला हो गया है 9 बजे का। पहले हुकूमत सिंह ने किया, फिर हुकूमत पंजाब ने। यकीनन अब इसके इम्पैक्ट्स आए हैं। हमारे यहाँ लोग ये देखते हैं कि उसके असरात सामने आए तो फिर कोई रद्द अमल दे, तो अब रद्द अमल आना शुरू हो गया। मैं कल रात से देख रहा हूँ लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एक दिन के लिए कारोबार बंद कर दें या सड़कों पे आ जाए। तो देखिए, जो काबिल अमल होगा, यकीनन अब इस सूरत वक्त भी अगर एहतजाज ना किया, ये नाउ एंड नेवर की पोजीशन में हम आ गए, तो फैसला तो होगा, कुछ करना तो होगा। लेकिन मैं ये वाज़ेह कह देना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तौसीफ से कि अब मजीद हम उजड़ता हुआ तो देख सकते हैं अपने चमन को, अपने वतन को, अपनी मैशत को, अपने मुल्क को, लेकिन जो हाथ, जो गलीज हाथ इस वक्त इसे बिगाड़ रहे हैं, ना तो ये इससे तामीर कर सकते हैं, ना इनकी इस्तात, ना इनकी को विल है कि ये इस मुल्क को बनाएं, संवारें। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, और वो यही है कि IMF को कोई ऐसा सर नहीं मिल रहा था कि जिससे ऐसा फैसला करवाया जाए कि अवाम जूतियां मारें और ये सर हम आगे कर दें। वो सर उन्हें मिल गए। सारा मुल्क गालियां दे रहा है, पूरे मुल्क की अवाम जूतियां मार रही है, और आप देखें वो सर आगे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं, इसका 10 से 15 दिन में आप रद्द-ए-अमल देखिएगा। और अगर मैं तमाम सियासी जमातें, वो जो इस मुल्क की वफादार जमातें हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो चाहते हैं कि ये मुल्क बच जाए, मैं उन्हें दावत देता हूँ। वो लोग जो इस टोले को लेकर आए, मैं उनसे भी इस्तदा करता हूँ कि देखिए, हम आपके गुण गाते हैं, आपके तराने पढ़ते हैं, हम आपके नगमे गाते हैं। खुदा के लिए आप अपने आने वाले जो अफसरान हैं, जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका वकार खराब ना करें। आप रोक लें तो ज्यादा बेहतर है। हम रोकेंगे तो फिर बहुत कुछ बिगड़ेगा, बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ बिखरेगा। वो तरीका यकीनन फिर तोड़। बिल्कुल सही। सलमान साहब, आपकी तरफ आते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने फाटिफ की बात की थी, कल और परसों भी हमने ये मौजू डिस्कस किया है, और डिस्कशन में यही बात सामने आई है कि हर कोई क्रेडिट ले रहा है। तो असल में क्रेडिट ये है किसका? और ख़ास तौर पे मुझे ज़रा पीपल्स पार्टी का वाज़े कर दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब तक कि पीपल्स पार्टी यानी कि हिना रब्बानी खट साहिबा किस तरीके से इसका क्रेडिट ले रही है। अच्छा, मैं इससे पहले एक जुमला सब कह दूँ। इमरान खान साहब का अभी स्टेटमेंट आया है, वो 10 जुलाई से पहले कह रहे हैं कि वो कॉल दे सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद मार्च की तरफ। तो एक इसका मतलब एक नया हंगामा और एक नई सियासी बुरहान जो है वो पैदा होगा। एक बात तो ये। लेकिन फिर एक सेकंड यहाँ पर ठहरिएगा, आपने कहा जी 10 जुलाई से पहले, ये जब 25 मई की तारीख दी गई थी तो तब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जी हम तो अपनी हुकूमत को, असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला कर चुके थे और इरादा यही था कि हमने कर देना है, लेकिन चूंकि अब इन्होंने ये कॉल दे दिया तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं है कि वैसा कोई इरादा था और फिर ये कॉल देने के नतीजे में मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जिनको पैगाम देना था वो पैगाम दे दिया है। लेट्स सी के देखिए वो उस पैगाम को किस तरह से डील करते हैं। एक बात ये ना होना बाबर अवान साहब वाली बात हो जाए कि नोटिस में लिया। अच्छा, FATF के हवाले से मैं बताऊं, देखिए FATF के बारे में बड़ी वाज़े इस वक्त इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, और ख़ासतौर पर जब उन्होंने GHQ के अंदर एक स्पेशल सेल बनाया और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत और बिलखसूस हम्माद अजहर साहब ने जो कोशिशें की हैं, उसकी ये मेहनत जो है रंग लाई है। और इसका एतराफ़ जो है, वो जो रिपोर्ट, तज्जियाती रिपोर्ट है, फरवरी 2022 तक के इकदामात को रिव्यू किया गया है। तो ये नई हुकूमत तो आई नहीं थी,
यानी जिन मामलात को रिव्यू किया गया है वो फरवरी 2022 तक के मामलात थे। तो क्रेडिट तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को और इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए जिन्होंने उस वक्त बोल्ड स्टेप लिए। ये जो बिलावल साहब क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं या अपोजिशन क्रेडिट लेने की बात कर रही है, आपको याद है ना अली मुमताज साहब जब सेनेट में ये बिल गया था अमेंडमेंट के हवाले से, रेजोल्यूशन के हवाले से, तो उस वक्त पूरी की पूरी अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया और ब्लैकमेल किया इस बात पे कि पहले नैब के अंदर अमेंडमेंट हमारी मर्जी की जाए फिर हम करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से अप्रूव हुआ था। तो ये तो उस वक्त जो है FATF के हवाले से बाइकाट करने वालों में शामिल थे। एक बात। अब कैसे तीसरी बात यह है कि देखिए अभी जुम्मा 2 महीने हुए आपकी हुकूमत आई हुई, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया है जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि FATF वो कहते हैं जी हम वहां पर मौजूद थे, हमने मुलाकातें की हैं, मौजूद होना तो ऐसे ही है ना, कोशिशें की हैं। लेकिन ना बारात में कुछ लोग बराती के तौर पर शामिल होते हैं बाजे वुजे बजाने के लिए, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। और वो कहते हैं जब निकाह पढ़ा गया तो मौके में मौजूद बस वो निकाह पढ़ने वाले ये हो गया ना कि निकाह पढ़ाया जा रहा था तो मैं मौके पे था, मैं दूल्हा भी नहीं था, मैं दूल्हा बराती लड़की वालों की तरफ घर वाला भी नहीं था, लड़के का घर वाला भी नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि बारात में था तो इसलिए मेरा भी क्रेडिट देना चाहिए। मैं कहता हूं ले लें क्रेडिट, चले इनको भी दे दे थोड़ा बहुत, इनको कोई मसला नहीं। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को तो पता है ना यार कि इस सारे मामले में हमारी उस वक्त की हुकूमत और जो मिलिट्री लीडरशिप ने जो रोल प्ले किया उस पर। लेकिन मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, खेल खत्म नहीं हुआ जी। ये इस वक्त शादियाने बजाने का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई है जो अभी FATF से हमें ग्रे लिस्ट निकालने की बात हुई है। अगर अक्टूबर तक हिंदुस्तान और अपनी सफारती महाज पे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर शरारतें करेगा, अपनी डिप्लोमेसी करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ मुगालिब प्रोपेगेंडा करेगा ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव में लाया जा सके। इसलिए यहां ब्लेम गेम देने की बजाय, क्रेडिट लेने की बजाय, जो सवाल सबसे ज्यादा जेर बहस होना चाहिए कि हम अक्टूबर तक किस तरीके से इन मामलात में जायजा मिशन रिपोर्ट को मुतमईन कर सके और हम ग्रे लिस्ट से निकल सके। इससे भी ज्यादा जरूरी है, हाँ जी, और उससे ज्यादा फिर यह है कि हम एक इकोनॉमिक चार्टर जो है उसकी तरफ आए ताकि मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करें, पॉलिटिकली स्टेबल करें। लेकिन यहां तो एक जिसे कहते हैं दौड़ लगी हुई है अपनी अपनी, और उस दौड़ के अंदर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को फोन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब क्रेडिट ले रहे हैं, दूसरा तीसरा ले रहा है, चौथा फरा ले रहा है। इसका मतलब यह है कि आप अपने रियासती इंटरेस्ट के हवाले से कितने ज्यादा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं कि कोई मौका आप जाने नहीं देते जिससे आपको बेनिफिट मिले या आप उसको नेगेटिव तरीके से लेके फिर उसका बेनिफिट गेन करने की प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। लेकिन अभी जो आपने आखिर में बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी ये पिक्चर अभी बाकी है और ये मामला अभी रिजॉल्व उस तरीके से नहीं हुआ है। भारत पूरी कोशिश करेगा। वहीं पर ये बहुत जरूरी है कि जहां पर हमारी कोशिश थी ना कि हमें ग्रे से कहीं ब्लैक खुदा ना खास्ता ना कर दें और अब हमें ग्रे से व्हाइट पर ले जाने का ये जो ऐलान सामने आया है या ये हम उसके बहुत करीब मंजिल के पहुंच चुके हैं, ये मंजिल हासिल करने के बाद एक और नई आजमाइश शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी हुआ है कि हम ग्रे से व्हाइट में गए हैं और फिर हम वापस ग्रे में गए हैं और ब्लैक भी हुए हैं, तो वो और भी ज्यादा एक नई आजमाइश ये शुरू हो जाएगी कि हमें फिर वो व्हाइट लिस्ट में रहना भी है, उस मामले को बरकरार रखना है। तो ये दिस इज नॉट ओवर एज फार एज द व्हाइट लिस्ट इज कंसर्न जी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहते हैं। मुजाहिद बेलवी साहब हमारे साथ थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अतीक मीर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।